हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2024 का ग्रेजुएट लेवल का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 5 जून 2025 से 19 जून 2025 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 20 जून 2025 के तीनों शिफ्ट के सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आज भी जो सवाल मोस्टली रिपीट हुए थे या फिर जो बहुत ही आसान थे उसको मैंने स्किप कर दिया है, ठीक है। और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, क्रमशः पी सेंटीमीटर और क्यू सेंटीमीटर भुजाओं वाले दो वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल 317 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनके परिमापों का योगफल 100 सेंटीमीटर है। पी और क्यू का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, किसी वर्ग की भुजा अगर पी सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? पी स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग क्या जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। भुजा अगर पी है तो क्षेत्रफल हो जाएगा पी का स्क्वायर। उसी तरह अगर वर्ग की भुजा क्यू है तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा क्यू का स्क्वायर। और इनके दोनों के क्षेत्रफल का योगफल दे रखा है 317, तो दोनों को जोड़ के बराबर 317 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उनके परिमापों का योगफल 100 सेंटीमीटर है। अगर भुजा पी है तो परिमाप कितना होगा? 4p, 4 गुना भुजा होता है। और अगर क्यू है भुजा तो परिमाप कितना होगा? 4q। तो 4 दोनों में आ रहा, तो 4 हम लोग कॉमन लेके लिखेंगे, p प्लस q कोष्टक के अंदर बच जाएगा। और इनके परिमापों का योगफल कितना है? 100 है, तो 100 के बराबर कर देंगे। 4 से इसको काट देंगे 25 बार में, तो p प्लस q का वैल्यू कितना आ गया? 25। और हमसे पूछा जा रहा है p और q का गुणनफल, यानी p q का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आप यहीं पर दोनों तरफ क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको पी क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जो कि यहाँ पर दिया है 317, तो रख देंगे। उसके बाद 2pq, ठीक है। और राइट साइड हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625। तो 2pq बराबर कितना होगा? 625 में 317 माइनस होगा तो 300, इधर 8, तो 308 बचेगा। 2 से 308 को कटाएंगे, 154 आ जाएगा, ठीक है। तो p इंटू क्यू कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, यदि a प्लस बी 46 है और a माइनस बी का होल स्क्वायर 612 है, तो a और b के गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी आपसे a b का वैल्यू पूछा जा रहा है। अगर आप यहाँ से निकालने लगेंगे तो ए बी का वैल्यू आएगा, लेकिन उसके लिए चाहिए आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, जो कि सवाल में नहीं दिया हुआ है। लेकिन ए प्लस बी का वैल्यू आपके पास है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ए प्लस बी के टर्म में लिखेंगे। जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab बराबर हो जाएगा 612। अब यहाँ पर आप ए प्लस बी का वैल्यू 46 जो दे रखा है वही रख दीजिए, तो 46 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर। 46 का स्क्वायर होता है 2116, ठीक है। और 612 राइट साइड से इस तरफ ले आएंगे तो 612 माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस का 4ab को इस तरफ ले जाएंगे, प्लस में 4ab हो जाएगा। तो इसको घटाइए, 21 में 6 घटाएंगे 1500, इधर 4, यानी 1504 आया घटा के। ये 4 को इस तरफ लाएंगे, डिवाइड हो जाएगा बराबर ab। तो 4 से इसको कटाइए, 4 या 12 जाएगा, 30 हुआ, 4 7 28, 4 6 24। तो ab का वैल्यू कितना आ गया? 376। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते, इसका मान ज्ञात करना, ठीक है। देखिए, ये जो रूट के अंदर लिखा है 10 स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है? इसको आपको क्या करना, माइनस की जगह पर गुना कर देना, ठीक है। आप इस तरह से कॉट और कॉस में भी कर सकते हैं। जैसे कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो आप कॉट स्क्वायर ए गुना कॉस स्क्वायर ए कर सकते हैं, ठीक है। आप ये दोनों चीज़ याद रखें। अगर ये गुनाम आ गया तो इसको हम लोग रूट के बाहर कर सकते हैं। तो पहले ये लिखना होगा 3 बट्टा क्या है, साइन स्क्वायर ए और सेक ए, गुना 3 है रूट के बाहर। और यहाँ से देखिए 10 स्क्वायर ए अगर रूट के अंदर है तो बाहर क्या आएगा? 10a आएगा। 10a को आप क्या बोल सकते हैं? साइन बट्टा कॉस, ठीक है, साइन ए बट्टा कॉस ए। और साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या हो जाएगा? साइन। अब कटा दीजिए इसको, देखिए साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा। कॉस इंटू सेक क्या होता है? 1 होता है। बचा क्या? 3 तिया 9। इस सवाल का जो आंसर है वो केवल 9 है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते, एक वस्तु को x रुपया में बेचा जाता है। यदि इसे इस मूल्य के 25% पर बेचा जाए
तो 50% की हानि होगी। इसे x रुपया में बेचने पर प्रतिशत लाभ कितना होगा। ठीक है, देखिए ये जो 25% है इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4। यानी अगर इनिशियल प्राइस इसका 4 यूनिट है तो आप अभी बेच रहे हैं 1 यूनिट में। ठीक है, ये जो 4 है ये x का वैल्यू आप मान सकते हैं। तो अभी आप 4 का 25% यानी 1 यूनिट में बेच रहे हैं। अगर 1 यूनिट में बेच रहे हैं तो आपको 50% का हानि हो रहा है। तो आपको मिल कितना रहा है, 50% ही मिल रहा है। 100% में 50 आपका नुकसान हो गया तो 50 ही आया सेलिंग प्राइस। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू 50% के बराबर हो जाएगा। आपसे x का मान पूछ रहा है इनिशियल वैल्यू, तो 4 यूनिट का निकाल दीजिए। 1 का 50 तो 4 का कितना, 200%। तो 200% में 100% तो आपका कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 100% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक घन के कोर की लंबाइयों का योगफल उस घनाभ के कोर की लंबाइयों के योगफल के बराबर है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात ये है। यदि घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए वैसे तो आप आंसर लगा सकते हैं। यहाँ देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है 4, 3, 1। अगर अनुपात में आप आयतन निकालेंगे तो 4 तिया 12, 1 का 12 आएगा। तो 12 का मल्टीपल केवल ऑप्शन नंबर 2 है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप निकालेंगे इसको तरीके से तो क्या करना होगा, ये जो घन है मान लीजिए इसका भुजा ए है और आयतन इसका दे रखा है, तो हम लोग घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी ए का क्यूब बराबर 512 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए कितना मिलेगा, 512 का घनमूल, जो कि हो जाएगा 8, यानी ए आ गया 8। अब कह रहा है इनके कोर की लंबाई का योगफल घनाभ के कोर की लंबाई के योगफल के बराबर है। और घनाभ का जो कोर है यानी तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, इसको x के रूप में मान सकते हैं आप। मान लीजिए ये जो है 4x है, लंबाई, चौड़ाई 3x है और ये जो ऊंचाई है वो x है। अगर इनमें देखें तो टोटल कितने कोर होते हैं, घनाभ में 12 और घन में भी 12 होते हैं। तो घनाभ में 12 कोर होंगे, 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई, तो सब में 4 4 से गुना होगा। तो कुल मिलाकर हम लोग एक साथ 4 से गुना कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, 4 3 7 1 8x। तो ये हो गया घनाभ के टोटल कोर की लंबाई। और घन का अगर निकालें तो घर में भी 12 कोर होते हैं, तो 12 गुना एक कोर का लंबाई 8 है, तो 8 से गुना कर देंगे। तो 8 तो कट ही जाएगा, 4 से कट जाएगा 3 बार में, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। अगर 3 आ गया तो यहाँ से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकाल सकते हैं। 4 तिया 12 हो जाएगा, ये 3 तिया 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका LBH। आयतन निकालना, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी 12 गुना 9 गुना 3। तो 12 नमा 108 तिया 324 सेंटीमीटर क्यूब इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि एक आयत की लंबाई 6 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 5 मीटर घटा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 7 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ठीक है, इक्वेशन बनाना होगा। मान लीजिए आयत की लंबाई L है और चौड़ाई B है। अगर लंबाई L, चौड़ाई B है तो क्षेत्रफल कितना होगा, LB हो जाएगा। अब कंडीशन में कह रहा है कि लंबाई को 5 बढ़ा दिए तो L+6 हो जाएगा और चौड़ाई को 5 घटा दिए तो चौड़ाई में जो है 5 माइनस कर देंगे, बराबर क्षेत्रफल में क्या हुआ, इसमें 7 का वृद्धि हो गया। क्षेत्रफल इनिशियली कितना था, LB था, इसमें 7 जोड़ देंगे। तो ये इक्वेशन आपके पास है। तो L गुना B करेंगे और इस तरफ भी LB है तो LB कट ही जाएगा, तो छोड़ देंगे उसको, यहाँ से हटा दीजिए। अब L गुना 5 करेंगे माइनस में तो माइनस का 5L हो जाएगा। उसके बाद 6 गुना B करेंगे तो प्लस का 6B हो जाएगा, बराबर 6 पंचे 30 माइनस में उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 7 पहले से है तो 30 7 37 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा, देखिए अगर लंबाई 6 घटा दी जाए तो L-6 हो जाएगा और चौड़ाई 7 बढ़ा दी जाए, चौड़ाई +7 कर देंगे तो क्षेत्रफल में क्या होता है, इसका क्षेत्रफल 31 मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए मिस्टेक है, इसमें जो है इंक्रीज हो जाता है 31 मीटर स्क्वायर, तो LB प्लस का 31 हो जाएगा। ये आ गया आपका दूसरा इक्वेशन। सॉल्व करेंगे, LB तो कटना ही है, हटा देंगे। L गुना 7 करेंगे तो 7L माइनस का 6B बराबर 31 पहले से, इधर 6 7 42 माइनस में हुआ, उधर जाके प्लस होगा तो 31 और 42 कितना हो गया, 70 3 73 हो जाएगा। यह हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। अगर आप पहला और दूसरा इक्वेशन को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 6B कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, और 7L में 5L घटेगा तो कितना बचेगा 2L बराबर इधर 73 और 37 110, तो 2 से ये कट जाएगा 55 बार में, यानी L का वैल्यू आपका आ गया 55। अब किसी एक इक्वेशन में L का वैल्यू रख देंगे, इसी में अगर रख दीजिए, इसमें
एल का वैल्यू 55, तो कितना होगा 55 पंचे 50 पंचे 250 प्लस 25 275 उधर जाके जुट जाएगा। यानी आप यहाँ पर बोल सकते हैं 6B बराबर 37 प्लस 275 हो जाएगा। तो B बराबर कितना होगा, इधर हो गया आपका 27 3 30 312 और 6 इधर आके भाग में हो जाएगा, 6 पंचे 30 6 दूना 12, यानी B का वैल्यू भी आ गया 52। परिमाप पूछ रहा है, ठीक है। तो आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई 55 है, चौड़ाई कितना निकला है 52, तो जोड़ के 2 से गुना कर दीजिए, 107 गुना 2 214। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महेश ने बैंक से 3200 रुपया निकाले, उसे 50 रुपया और 100 रुपया मूल्य वर्ग के कुल 33 नोट मिले, उसे मिले 50 रुपया के नोटों की संख्या कितनी थी। ठीक है, देखिए इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, इमेजिन करके बनाएंगे। मान लेंगे कि ये जो 50 रुपया का नोट है ये इसके बराबर, यानी ये भी 100 रुपया का ही नोट है, तो इसको कितना रुपया मिलेगा, टोटल नोट कितने हैं 33। ठीक है, हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, 33 नोट हैं और सबको मान लिया 100 रुपया वाला, तो 33 गुना 100, 3300 रुपया इसको मिलना चाहिए। लेकिन बैंक वाला ने कितना दिया, 3200 ही दिया। तो 3200 इसमें आप माइनस करके देखिए कि कितना का डिफरेंस आया, तो डिफरेंस आया 100 रुपया का। ये 100 रुपया का डिफरेंस किस वजह से आया है, ये इस वजह से आया है कि 50 को हम लोग 100 माने थे, कितना अधिक माने थे 50 अधिक माने थे। तो जो डिफरेंस आप बढ़ा कर लिए हैं उससे इसको डिवाइड कर दीजिए, डिफरेंस वाले राशि को। तो 50 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 आएगा, यानी 50 रुपया वाला केवल इसके पास 2 नोट ही थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात 3:8 है। पार्क का परिमाप 264 मीटर है। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आयताकार पार्क है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर रेशियो में क्षेत्रफल निकालिएगा तो 24 आएगा। ऑप्शन देखेंगे ये दोनों 24 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि इकाई अंक इसका विषम है। ये देखिए 24 का होगा तो 3 का होना चाहिए, 3 6 4 10, 3 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका केवल आंसर हो सकता है। ठीक है, आप इस तरह से आराम से लगा सकते हैं। प्रोसेस इसका ये है कि आप यहाँ पर जो है x के रूप में मान लीजिए, ये हो जाएगा इसका लंबाई 3x और चौड़ाई हो जाएगा 8x। परिमाप अगर निकाले तो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 गुना दोनों को जोड़िए 8 3 11 x हो जाएगा, बराबर दिया कितना है 264। कटा के x का वैल्यू निकाल लीजिए, 22 हुआ, 22 से कट जाएगा, 22 1 22 22 दूना 44, यानी x बराबर 12 हो गया। जब x 12 हुआ तो इसका लंबाई हो जाएगा 12 तिया 36 और चौड़ाई हो जाएगा 12 8 96। क्षेत्रफल पूछ रहा है, दोनों को गुना कर दीजिए। अगर आप गुना कर देंगे तो ये आपका क्षेत्रफल होगा 96 गुना 36, 6 गुना 6 इकाई 6 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में था, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, इसका मान ज्ञात करना है तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, सब कोष्टक के अंदर बंद है, 2 2 कट जाएगा, 1 से 26 को डिवाइड करेंगे 26 इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर घटाइए, 10 आया, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में, गुना है बीच में तो 3 गुना 5 कितना हो जाएगा 15, तो इस कोष्टक का वैल्यू 15 आ गया। इसके बाद लास्ट में ये क्या है, 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में, 2 पंचा 10, तो इसका वैल्यू आ गया 10। अब सबको लिखिए, यहाँ से 26 आ गया, ओके, गुना के बाद यहाँ से 15 आ गया और ये भाग है तो नीचे आ जाएगा, इसका वैल्यू 10 था तो 10, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 13 बार में, 13 गुना 3 39 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, द्विघात समीकरण ये है, इनके लिए मूलों का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, अगर अल्फा और बीटा इनके मूल हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी बटा ए। तो माइनस बी, देखिए एक्स का गुणांक जो होता है वो बी होता है, तो माइनस का 28 है बी, और माइनस ऑलरेडी, तो कुल मिला के ये प्लस में 28 आएगा। ए कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 7 ये है, कटा देंगे 4 बार में, तो 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा ने एक परीक्षा दी। ठीक है, 12 विद्यार्थियों के औसत अंक 70 हैं तथा शेष विद्यार्थियों का औसत अंक 62 है। समस्त कक्षा के औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए टोटल 30 विद्यार्थी है, जिसमें पहला ग्रुप में 12 विद्यार्थी हैं, तो बच्चे दूसरे ग्रुप में कितना, 30 में 12 घट जाएगा तो 18। ठीक है, इसका रेशियो ले लीजिए आप, कटाएंगे 6 से 2 बार में कट रहा है और ये 6 से 3 बार में, यानी 2:3 के अनुपात में जो है विद्यार्थी है। पहला ग्रुप का जो एवरेज है वो कितना है, पहला ग्रुप का 70 है, तो यहाँ पर 70 लिखेंगे,
दूसरा ग्रुप का कितना है 62 है, तो 62 लिखेंगे। अब आपको निकालना ओवरऑल एवरेज, उसके लिए आप छोटा वाला को मान सकते हैं, नहीं तो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं यहाँ पर। तो डेविएशन से निकाल लेते हैं, 62 को मान लेंगे। उसके बाद ये देखिए 70, 62 से कितना अधिक है 8, 8 अधिक है, लेकिन इसका क्वांटिटी 2 है, तो 8 दूना 16 यहाँ पर अधिक आया है। इसको टोटल में बांट दीजिए, 2 + 3 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दिया 15, उसके बाद 2, तो 62 3 65.2 जो है इसका एवरेज है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते, 25,300 के कुल लाभ को पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार वितरित किया जाना है कि पी और क्यू का अनुपात 9:7, क्यू आर का अनुपात 3:12 है। लाभ में आर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये रेशियो अलग अलग है, आपको बैलेंस करना होगा। यहाँ देखिए क्यू कितना है 7 है, और यहाँ पर कितना है भाई, यहाँ पर 3 है, तो बराबर नहीं। क्यू को यहाँ बराबर करना होगा दोनों जगह, तो उसके लिए ये 3 से यहाँ पर गुना कर दीजिए। ठीक है, पूरा रेशियो में, और ये वाला जो क्यू का वैल्यू 7 है उसको यहाँ पर गुना कर दीजिए पूरा रेशियो में 7 से। ठीक है, अब लिखिए, देखिए यहाँ 3 लोग हैं पी क्यू और आर, यहाँ अगर गुना कर दे 3 से तो 9 या 27, 7 या 21, यानी 27 अनुपात कितना आ गया 21। और यहाँ पर अगर 7 से गुना करेंगे तो क्यू यहाँ भी 21 होगा, तो 21 हम लोग ले चुके हैं। आर का लेंगे तो 12 7 84 लेना होगा आर का। ये रेशियो बैलेंस हो चुका है। लाभ में आर का हिस्सा पूछ रहा है, टोटल लाभ कितना है 25,300, उसमें आर देखिए कितना का है 84 है आर का, और टोटल नीचे आता है। टोटल कितना हो जाएगा 80 20 100 20, 120 हो गया, 7 1 8 4 12, 132। ठीक है, और इसको कटाएंगे, ये देखिए 11 से कट रहा है, 11 1 का 11, 11 2 22, और 11 से 2 बार में 3 बार में 0 0 आएगा। ठीक है, 12 से ये 7 बार में, तो 23 7 161, उस पर 2 0, ऑप्शन नंबर 4 में है केवल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते, 4 व्यक्तियों की औसत आयु 52 वर्ष है। दूसरे समूह में 6 लोग हैं जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है। जब दोनों समूह को मिला दिया जाता है तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है। ठीक है, तो आप ये जो व्यक्ति का संख्या है इसका रेशियो ले लीजिए। तो 4 व्यक्ति है और दूसरे में 6 व्यक्ति है, 2 से काट देंगे 2 बार में, और ये 2 से काट देंगे 3 बार में, तो 2:3 में जो है व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है, उसके बाद पहला ग्रुप का एवरेज कितना है 52 है, दूसरा ग्रुप का एवरेज है 58। अब आपको निकालना ओवरऑल, तो 52 मान लेंगे छोटा वाला। जब 52 मान है तो 52 से 58, 6 अधिक है, इसका क्वांटिटी 3 है, तो 6 दिया 18 अधिक आया। इसको टोटल में बांट देंगे 2 + 3 में, 2 3 5 से डिवाइड करिए, 5 दिया 15, 5 6 के 30, यानी 3.6, तो 52 3 55.6 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 1 4 और 6 प्राप्त होते हैं तथा अंतिम भाजक 29 है। दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर विभाजन विधि यानी भाग विधि से एचसीएफ प्राप्त किया जाता है तो लास्ट जो भाजक होता है यानी अंतिम भाजक, वही उसका क्या होता है एचसीएफ होता है। तो ये 2 नंबर जिसका बात कर रहा है उसका एचसीएफ क्या होगा 29 होगा। अगर ये 29 एचसीएफ है और हमसे एलसीएम पूछ रहा है तो हम लोग क्या जानते हैं, ये जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ का हमेशा मल्टीपल होता है, यानी एचसीएफ से एलसीएम डिविजिबल होगा। तो जो भी आंसर एलसीएम में होगा ऑप्शन में वो 29 का मल्टीपल होगा। तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 29 अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 29 सत्ते 203 जाएगा, बचा कितना 21 218 हुआ। फिर 29 सत्ते 203 जाएगा, बचा कितना 15 150 हुआ। 29 पंचे 145 आएगा, बच गया 5, यानी इसमें 5 सेसफल बच रहा है 29 से अगर हम लोग भाग कर रहे हैं। या तो इससे 5 कम आंसर होगा या नहीं तो 29 - 5 यानी 24 अधिक आंसर होगा। तो 24 अधिक तो कहीं नहीं नजर आ रहा, लेकिन 5 कम नजर यहाँ पर आ रहा है। जो सेसफल बचा था उसको घटाने के बाद 29 का ये मल्टीपल होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको निकालना है तो आप इस तरह से समझ के निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप पहला स्टेप भाग किए, ठीक है, फिर दूसरा स्टेप किए, फिर आप तीसरा स्टेप किए। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो लास्ट का जो भाजक है वो क्या है 29 है, ये 29 होगा। और लास्ट का भागफल कितना 6 है। पहला भागफल 1 है, दूसरा 4 है, लिख देते हैं 1 है, ये 4 है और ये लास्ट 6 है। तो यहाँ जो नंबर आएगा वो 29 से 6 बार में कट गया होगा, यानी 29 छा के 29 कितना होता है 87 दूना 174 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 174 अगर यहाँ आया तो ये कहाँ से आता है, ये जो नंबर है वो यहाँ से आता है। ठीक है, 174।
अब देखिए 174 से 4 बार में आप भाग लगाए, लेकिन आपको शेषफल कितना बच गया 29। इसका मतलब यहाँ क्या नंबर आया होगा 174 गुना 4 प्लस का 29। ठीक है, तो यहाँ का नंबर निकल जाएगा। फिर आप ये नंबर यहाँ पर रखेंगे, फिर उसको 1 से गुना करके उसमें 174 जोड़ेंगे तो यहाँ का नंबर आएगा। फिर उसके बाद इन दोनों का एलसीएम निकालिए, आपका वो जो है आंसर होगा। ठीक है, तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, हमको लॉजिकली सोचना और आंसर लगाना। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हम लोग 20 जून के पहले शिफ्ट के सारे सवाल जो महत्वपूर्ण थे और रिपीटेड नहीं थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसका दूसरा शिफ्ट शुरू करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं x और y का गुणनफल 45 है, उनका योगफल 14 है, उनके घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो x y इनका गुणनफल 45 है, तो x y बराबर 45 आप लिख सकते हैं। दोनों का योगफल 14 यानी x प्लस वाई बराबर 14। आपसे पूछा जा रहा है घनों का योगफल यानी x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई यानी ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab, तो 3xy हो जाएगा इंटू एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला होता है। आपके पास एक्स प्लस वाई भी पता है और एक्स वाई भी पता है, यहाँ पर रख के आंसर निकाल लीजिए। तो ये 14 आएगा, 14 का क्यूब आ गया। ठीक है, तो 14 आप क्या करिए लिखेंगे पहले 14 के क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई कितना था 45 गुना यहाँ पर आएगा 14। ठीक है, इकाई अंक वैसे अलग अलग है, आप यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो क्या करिए 14 यहाँ भी कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 14 का स्क्वायर जो कि होता है 196 माइनस 45 दिया 135। 1 गुना 4 इकाई अंक 4 आ रहा है एक ही ऑप्शन में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते। यदि a प्लस बी 24 है और a माइनस बी का होल स्क्वायर 268 है, a और b के गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम सवाल पिछले शिफ्ट में हम लोग कर चुके हैं, आप लोग इसको अपने से सॉल्व करने का प्रयास करें। आगे बढ़ते। यदि ये दिया है तो इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर 10a है, अगर हम लोग यहाँ से 10a का वैल्यू निकालें तो क्या आएगा 10a बराबर हो जाएगा 3 साइन ए, जो कि राइट साइड ऑलरेडी दिया हुआ था, और ये √3 इस तरफ आके भाग में हो जाएगा, तो ये वैल्यू आया है 10a का। अब आप क्या करिए इसमें ये वैल्यू रख दीजिए। अगर इसमें रखेंगे आप तो ये तो लिखना ही पड़ेगा, इसको हम लोग नहीं चेंज कर रहे हैं, तो 2√3 कॉसेक ए जो है आपका गुना 10a का वैल्यू यहाँ से ये वाला रिप्लेस कर दीजिए, यानी 3 साइन ए बटा √3। बस अब कटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। √3 काट देंगे, और साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर 2 बचा, तो 3 दूना 6 इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे वाले सिक्के इस अनुपात में है जिनकी कीमत 384 रुपया है। 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये जो रेशियो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। 4 से कट रहा है, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो सिक्का का जो अनुपात वो क्या है 4:2:5 है। और इसका प्राइस क्या है यानी वैल्यू क्या दे रखा है 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे। लिखेंगे 50, 25, 10। अगर इसका टोटल वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या करना होगा गुना करके जोड़ना होगा। 50 पैसा वाला 4 सिक्का तो टोटल कितना हो गया 200 पैसा। 25 पैसा वाला 2 सिक्का तो 50 पैसा, और 10 वाला 5 सिक्का तो यहाँ से 50 पैसा। तो जोड़ने के बाद आएगा 300 पैसा। 300 पैसा आया है। अगर ये पैसा में है 300, अगर रुपया में इसको बदलना चाहें तो क्या करना होगा 100 से डिवाइड, यानी 3 रुपया इसका वैल्यू हो गया। 3 रुपया आया है, लेकिन एक्चुअल में जो रुपया है वो कितना है 384, तो इसको 384 के बराबर कर देंगे। हमसे पूछा जा रहा है 10 पैसा वाला सिक्का। 10 पैसा वाला देखिए कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो 3 का इतना है, कितना गुना है 3 एक का 3 और ये 28, 128 गुना है, तो इसका भी 128 गुना कर देंगे। तो 12 पंचे 60, 600 और इधर 40, 640 इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते। यदि ए बी और ये दे रखा है तो सी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 है तो इसमें क्या होता है बीच वाला का गुणनफल अंतिम दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर ए गुना सी बराबर यानी ए सी बराबर हम लोग बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो ए सी है निकालना किसका सी का, तो सी रहने देंगे, ए का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखिए 4 को इस तरफ लाएंगे, यानी ए का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया c/4, तो यहाँ पर ए के जगह पर c/4 लिखेंगे, और एक सी पहले से यहाँ पर लिख देंगे बराबर बी स्क्वायर। बी का वैल्यू भी दिया है 18, तो 18 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा।
जिसको आप 324 बोल सकते हैं 18 का स्क्वायर। तो सी गुना सी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4 इधर से जाएगा और 324 यहाँ पर पहले से था, तो सी बराबर इसका वर्गमूल, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ गया, इसका मतलब वर्गमूल लेना है, तो 4 का वर्गमूल 2 और 324 का 18, तो 18 दूना 36 जो है सी का वैल्यू है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत समद्विभाजक हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से एक चीज़ आपको पता चलेगा कि लंबवत समद्विभाजक इसका मतलब क्या है, एक दूसरे को दो बराबर भाग में काट भी रहे हैं और लंबवत यानी 90 डिग्री पर काट रहे हैं। इसका मतलब वो चतुर्भुज जो बात कर रहा है वो कौन सा है, सम चतुर्भुज है, ठीक है, सम चतुर्भुज है। यहाँ से आपको पता चल गया। यदि एक विकर्ण 3 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना पहला विकर्ण जो कि दिया है 3 गुना दूसरा विकर्ण जो कि हमें निकालना है, तो D2 लिख देंगे बराबर क्षेत्रफल है 180, तो 180 के बराबर कर देंगे। 3 से 1 कट जाएगा 60 बार में, 2 इधर से जाके गुना हो जाएगा, तो D2 का वैल्यू कितना आ गया, 60 दूना 120। तो दूसरा विकर्ण 120 सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते। एक महिला ने 80 मिनट के लिए 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से और 64 मिनट के लिए 65 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा की, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो औसत चाल निकालने के लिए चाहिए कुल दूरी और कुल समय, डिवाइड कर देंगे, आपका औसत चाल निकल जाएगा। लेकिन उसमें निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो आपको गुना करना होता है फिर जोड़ के डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसी आंसर वही निकालेंगे लेकिन यहाँ पर तरीका लगाएंगे डेविएशन का। तो ये जो टाइम दे रखा है, टाइम का रेशियो ले लीजिए, 64 मिनट है, 80 मिनट है, 16 से 5 बार में, 16 से 4 बार में, यानी टाइम का रेशियो इसका 5/4। तो पहला समय में वो जो स्पीड है उसका वो कितना है, 20 मिनट, ये 20 मीटर प्रति मिनट, और दूसरा का स्पीड है 65। अब आपको एवरेज निकालना है, तो क्या करिए, किसी एक को मान सकते हैं, नहीं तो गुना करके वेटेड एवरेज से निकाल सकते हैं। तो 20 को मान लेंगे एवरेज है, तो इसको देखें तो ये अधिक है, 20 से अधिक है कितना, 45, लेकिन इसका क्वांटिटी 4 है, तो 45 गुना 4 अधिक आ गया, और ये जो अधिक आया है उसको टोटल क्वांटिटी यानी 5, 4, 9 में बांट देंगे, तो 9 से कट जाएगा 5 बार में, 5 के 20 + 20, 40 जो है इसका एवरेज स्पीड होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसके मूल ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x की पावर क्या है, -4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, x की पावर -2 बराबर y मान लेंगे, और ये x की पावर -2 बराबर y वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो क्या इक्वेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा y का स्क्वायर -10y प्लस का 9, ठीक है। ये किस तरह से होगा, ये बेसिक चीज़ है, आपको पता ही होगा। अब देखिए इसमें y का वैल्यू आपको निकालना है, तो उसके लिए बीच वाला पद को इस तरह से तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 9 1 का 9 के बराबर हो जाए, जोड़ने या घटाने के बाद माइनस का 10 हो जाए, तो आप कहेंगे माइनस का 9 और माइनस का 1 ले लीजिए, जोड़ेंगे तो माइनस का 10 होगा और गुना करेंगे तो प्लस में 9 होगा। लेकिन ये जो है आपका आंसर नहीं होता, आंसर क्या होता है, आंसर होता है इसका चिन्ह बदल के, यानी y का वैल्यू हो जाएगा प्लस का 9 और प्लस का 1। अगर ये y का दोनों वैल्यू है तो ये जो माने थे आप इसको वापस कर दीजिए, यानी x की पावर -2 बराबर y का पहला वैल्यू लेंगे 9, तो बराबर 9 हो जाएगा। अब देखिए आप एक चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं, ये माइनस का पावर है तो ये 1 यानी ये इन्वर्स हो जाएगा, x की पावर 2 नीचे आ जाएगा बराबर 9। अब ये वहाँ भेज दीजिए, वहाँ से ये इधर ले आइए, तो कुल मिला के एक्स स्क्वायर बराबर 1/9 मिलेगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, 1/9 का वर्गमूल जो कि +-1/3 लिखेंगे, ठीक है। तो एक वैल्यू आपका ये है 1/3 प्लस माइनस यहाँ पर है केवल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप उसी तरह यहाँ पर 1 रख के ये दूसरा वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 30 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 6 क्रमागत संख्या, तो 6 से 1 कम 5 गुना 2, 10 इसका आंसर होगा, ठीक है, 10 का गैप होगा दोनों के बीच में। किस तरह से आप समझिए इसको, मान लीजिए कि आप 3 लगातार विषम लिखे, 3, 5, 7, अगर सबसे छोटी 3 हुई और सबसे बड़ी 7, तो कितना का गैप हो गया, 4 का, लेकिन नंबर कितने हैं, 3 नंबर है, और यहाँ पर 6 नंबर है, तो गैप कितना का होगा, 1 कम, यानी 5 का गैप होगा, और प्रत्येक में 2-2 का गैप है, जिस तरह से यहाँ पर है 2-2 का गैप, तब जाके 4 का गैप हुआ, तो आप डायरेक्ट 5 दूना 10 इसका गैप लिख सकते हैं छोटी और बड़ी के बीच में। आपको निकालना है और समझना है, तो देख लीजिए एवरेज इसका 30 है, और ये जो विषम संख्या है
ये एक सीरीज के रूप में होता है। तो ये 30 बीच में होगा, लेकिन 30 तो सम संख्या है, तो कहने का मतलब एक संख्या इसके आगे 31 होगा और इससे पीछे 29 होगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर आपको मिल चुका है। तो बचा कितना, 4 नंबर। तो 2 इसके आगे 2 इसके पीछे होगा, तो ये आ गया 33 और ये आ गया 35, और इसके पीछे जाएंगे तो 27 और उससे 2 कम 25। ये आपका 6 का 6 विषम संख्या निकल चुका है। सबसे बड़ी 35 है, सबसे छोटी 25 है। दोनों के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो कितना का डिफरेंस है, 10 का। यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते, यदि 6,70,000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 2% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2% वार्षिक रेट है, तो इसका अर्धवार्षिक रेट कितना होगा, 1% हो जाएगा। ठीक है, तो मूलधन है 6,70,000। अगर हम लोग ब्याज कैलकुलेट करें तो पहला छमाही में इसको कितना ब्याज मिलेगा, 6,70,000 का 1%, जो कि हो जाएगा 6700 रुपया। अगला छमाही में कितना मिलेगा, फिर से 6700 मिलेगा। लेकिन ये जो पहला छमाही में ब्याज कमाया 6700, इसका भी 1% आगे कैलकुलेट होगा, तो 6700 का 1% 67 रुपया हो जाएगा। तो सबको जोड़िए, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो लास्ट में 67 आएगा, एक ही ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, 5 ठोस घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन ये है कि सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है आपको। और देखिए, आयतन के रूप में इतना बड़ा डेटा आपके पास दिया हुआ है, अगर इसका घनमूल निकालने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन का सबका इकाई अंक अलग अलग है, तो ऑप्शन का फ़ायदा उठाएंगे और इकाई अंक के साथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। अगर भुजा का क्यूब आपके पास जो दिया है उसका इकाई अंक क्या है, 8 है, तो भुजा अगर निकालें ए तो क्या होगा, इसका घनमूल। तो आप जानते हैं कि केवल 2 का क्यूब करने पर इकाई अंक 8 आता है, तो इसका जो भी घनमूल आएगा उसका इकाई अंक क्या रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, अब आप ये समझिए कि ये 5 घन को जोड़ के घनाभ बनाया जा रहा है। तो घनाभ किस तरह से दिखेगा, हम आपको सामने वाला सरफेस बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि पहला घन हो गया, ये दूसरा घन का, ये तीसरा घन हो गया, ये आपका चौथा घन हो गया, और ये आपका 5वां घन हो गया। ये इस तरह से सामने से दिखेगा। और वैसे तो ये 3D होगा, ठीक है, क्योंकि ये घनाभ है, तो ऐसे रहेगा पीछे से। तो इसमें क्या होगा, अगर घन को जोड़ेंगे तो इसका जो घन का ऊंचाई है वो तो ये घन के भुजा के बराबर ही रहेगा, यानी इसका इकांक 2 ही रहेगा, और इसका चौड़ाई भी इसका इकांक 2 ही रहेगा, लेकिन लंबाई जो है बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए, 2 इसका, 2 इसका, 2 इसका, 2 इसका, 2 इसका, यानी 2 का 5 बार, तो 2 पंचा 10 इसका जो है इकाई अंक आएगा, यानी लास्ट में 0 आ रहा है। अब इसका निकालना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। तो घनाभ का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2 × L + B × H, जिसे आप चार दीवारी का क्षेत्रफल भी कहते हैं। इसमें आप वैल्यू रखिए, 2 है, L + B इकाई अंक देखेंगे। देखिए, चौड़ाई का अगर 2 है तो इसका कितना, 0 है, तो 2 + 0 2 आएगा। उसके बाद एच का भी इकाई क्या है, 2 ही है, तो 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के 2 दूना 4 दूना 8, तो जो भी आंसर होगा उसका इकाई 8 होगा। एक ही ऑप्शन में है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को आप यूनिट डिजिट से टैकल कर सकते हैं आराम से। आगे बढ़ते, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 57% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 238 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 82% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए, ये परसेंटेज प्रॉफिट में कितना का डिफरेंस है, 57 से 82 हो गया, कितना बढ़ गया, 25% वृद्धि हो गया। रुपया में 238, कहने का मतलब ये जो 238 है ये 25% का वैल्यू है। हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी 100% का वैल्यू निकालना है। तो 25 से कट जाएगा 4 बार में, 4 × 238, 8 चौके 32, इकाई अंक 2 है, ऑप्शन नंबर 1 में ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 81 से विभाज्य, 81 से 9 से होगा। तो देख लेंगे कहाँ से जो है, जोड़ने पर 9 का मल्टीपल आ रहा है, 5 4 9, 8 5 13, नहीं ये 9 का मल्टीपल, ये 3 2 5 2 7 5 12, 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल है, ये 8 7 15 6 21 4 25, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, आप 81 में 9 का मल्टीपल देख सकते हैं जोड़ के। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो मिल ही जाएगा आंसर। वैसे आप 8 का मल्टीपल देख सकते थे, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आप कुछ भी देख सकते हैं इसमें। आगे बढ़ते,
त्रिभुज एबीसी में डी समांतर एसी है, जहां डी और ई क्रमशः भुजाओं एबी और बीसी पर स्थित बिंदु है। यदि बी डी 12 सेंटीमीटर, ए डी 11 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज बी डी और समलंब चतुर्भुज ए डी ई सी के क्षेत्रफल का अनुपात याद कीजिए। ठीक है, देखिए सेम सवाल हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसको इसलिए शामिल किए हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ये सवाल अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये वो ट्राइंगल है जिसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, बन गया अच्छा सा ट्राइंगल। अब इसमें नाम कैसे देंगे हम लोग, देखिए इसका नाम है ए बी सी, लेकिन कह रहा है कि ए बी और बी सी पर डी और ई बिंदु है। तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, बी कॉमन है, तो बी को ऊपर लिखेंगे। बी ऊपर हो गया, बाकी आप दोनों तरफ ए और सी ले सकते हैं। तो ए बी पर कौन सा बिंदु है, डी है, तो मान लीजिए यहाँ पर कहीं डी है, और बी सी पर ई है, तो यहाँ पर कहीं पर जो है ई होगा। तो डी से ई को मिलाने के बाद जो ये डी ई बन रहा है, ये ए सी के पैरेलल है। और दिया है बी डी 12 सेंटीमीटर, बी से डी 12 सेंटीमीटर है, और ए डी है 11। ये नीचे वाला ए डी कितना है, 11 है। और हमसे छोटा वाला ट्राइंगल और ये जो समलंब चतुर्भुज है डी ई सी है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसका भुजा कितना, 12 है। अगर बड़ा वाला का निकाले तो कितना होगा, 11 + 12, ये हो जाएगा 23। और ये जो दोनों ट्राइंगल है, ये छोटा वाला और बड़ा वाला, ये दोनों समरूप होते हैं। अगर ये समरूप होते हैं तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इनके भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात में। तो भुजा क्या है, छोटा वाला का 12 है और बड़ा वाला का 23 आया है। तो इसके स्क्वायर में जो है इसका एरिया का रेशियो होगा, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 और इसका 529। ठीक है, अब देखिए ये छोटा वाला ट्राइंगल का है 144 और ये है बड़ा वाला ट्राइंगल का। अगर हम लोग बड़ा वाला ट्राइंगल में ऊपर वाला ट्राइंगल घटा दें तो इस एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये जो चतुर्भुज है। तो 529 में 144 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 5, और यहाँ पर 8, यहाँ पर 3। ठीक है, तो 385, 144 अनुपात 385 सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते, तो इसी के साथ हम लोग इसका दूसरा शिफ्ट भी कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा शिफ्ट शुरू करते हैं। आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 169 रुपया खर्च किए। इसके बाद उसने इसे भरत को 25% लाभ पर बेच दिया। अंततः भरत ने वस्तु को 4,480 रुपया में बेच दिया, जिससे उसे 44% का घाटा हुआ। आनंद के लिए वस्तु का मूल लागत कितनी थी। ठीक है, देखिए इस सवाल को हम लोग लास्ट से शुरू करेंगे। ये जो भरत है वो बेचा है 4,480 में, जिसके कारण उसको 44% का घाटा हुआ। इसका मतलब भरत का अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालें तो कितना आएगा, ये बेचा है 4,480 में और इसको 44% का नुकसान हुआ, तो वैल्यू कितना मिला इसको, 100 में 44 माइनस करेंगे तो 56% का वैल्यू ही मिला है। यानी सेलिंग प्राइस 56% ही होगा, और रुपया में इतना है तो ये 56% का वैल्यू होगा। और क्रय मूल्य निकालना है तो 100% से गुना कर देंगे। तो ये काटेंगे, 14 से कटता दिख रहा है, 14 चौके 56, 14 या 42, 14 दूना 28, 320, 4 से फिर कट जाएगा ये 80 बार में, 80 गुना 100, ये आ जाएगा 8,000 रुपया। यानी भरत का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 800 रुपया। ये 8,000 रुपये ये है कॉस्ट प्राइस भरत का। अब देखिए भरत को कौन बेचा था, आनंद। अब आनंद का कैलकुलेशन करते हैं। आनंद जो है इतना रुपया खर्च किया था मरम्मत पर, उसके बाद 25% का प्रॉफिट के साथ बेचा था भरत को, और भरत खरीदा था 8,000 में। कहने का मतलब ये है कि आनंद और भरत, आनंद लिया है प्रॉफिट 25%, इसका फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 पर 1 का प्रॉफिट है, तो 4 का सामान कितना में बेचा है, 5 में। भरत 5 में खरीदा है रेशियो में, लेकिन एक्चुअल में कितना में खरीदा था, 8,000 में। तो ये 8,000 का वैल्यू होगा। कितना गुना है, 1600 गुना। तो इसका भी 1600 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6400। ठीक है, यानी 6400 का सामान ये 8,000 में इसको बेच दिया। लेकिन 6400 में जो बेचा है वो मरम्मत पर खर्च करने के बाद इतना प्राइस उसको लगा होगा कॉस्ट प्राइस में। तो ये जो आनंद है इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 6400, उसमें मरम्मत का राशि जो है वो घटा दीजिए, इतना रुपया में आनंद खरीदा होगा। तो घटाने के बाद कितना आएगा, ये आएगा 6231। ठीक है, 6,231 ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? चेक कर लेंगे। 8 1 9 हो रहा है, ठीक है, और इधर 2 1 3 हो रहा है, तो 9 और 3 का अंतर 6 आ रहा है, 11 से डिविजिबल नहीं है, हटा देंगे। 6 2 8, 5 2 7, ये भी नहीं है। 4 0 4, इधर 5, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 6.7 सेंटीमीटर, इसके आधार की त्रिज्या 17.6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 8.8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले नए लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। नए शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए शंकु से ही शंकु बना रहे हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें जो ये आपका 1/3 दिख रहा है ना, और पाई, ये कांस्टेंट रहता है, ये सब जगह आता है। बदलता क्या है, ये बदलता है आर और एच। तो रेडियस का रेशियो आपके पास पता है, यहाँ पर देखिए पहला शंकु का रेडियस है 17.6, दूसरा का कितना है 8.8। अगर हम लोग इसका रेशियो निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा 2 गुना दिख रहा है, तो ये एक बार में, ये 2 बार में कट जाएगा, 2:1 आ गया। अगर रेडियस का रेशियो ये है तो आर स्क्वायर यानी रेडियस के स्क्वायर का रेशियो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 अनुपात 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि आयतन में आर स्क्वायर का प्रयोग होता है, इसलिए आर स्क्वायर आपको निकालना होगा। तो आर स्क्वायर का जो भी रेशियो है, यानी त्रिज्या के स्क्वायर का जो भी रेशियो है, उसका इन्वर्स होता है एच का रेशियो, यानी ऊंचाई का रेशियो। तो क्या हो जाएगा, अगर आयतन बराबर रहे, ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर इसी शंकु से शंकु बना रहे हैं, तो इस शंकु को पिघला के दूसरा शंकु बना रहे हैं, तो आयतन दोनों कंडीशन में इक्वल है, इसलिए आयतन जब इक्वल रहते हैं तो आप आर स्क्वायर का रेशियो एच के इन्वर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से 4 हो जाएगा, यानी अगर इसका 1 यूनिट है तो इसका 4 है, जबकि पहला शंकु का ऊंचाई है 6.7, तो ये हो जाएगा 6.7 सेंटीमीटर के बराबर। हमें 4 यूनिट का निकालना है, तो इसका 4 गुना कर दिए सीधा सीधा, 6 चौके 24 और 2.8, ये हो जाएगा 26.8। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप इस तरह से आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करिए, शंकु के आयतन का फॉर्मूला दोनों तरफ लिख के जो डेटा दिया है वो बैठा दीजिए, आपको ऊंचाई आराम से निकल जाएगा। आगे बढ़ते, पी ए बी सी डी आयत के अंदर कोई बिंदु है, ठीक है, क्या है, कोई बिंदु है अंदर में, पी ए 94, पी बी 61, पी सी 67, तो पी डी की लंबाई क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक आयत बना लेंगे समझने के लिए। मान लीजिए ये वो आयत है जिसके बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है, देखिए कितना सुंदर आयत बन गया। इसका नाम है, दे देंगे ए बी सी डी। मान लीजिए कि कोई बिंदु यहाँ पर है पी, तो पी से ए को अगर मिला दें तो ये हो गया आपका पी ए, जो कि दे रखा है कितना 94, तो ये हो गया 94। पी से बी को मिला देंगे, पी बी कितना है 61, तो ये 61 हो गया। पी से सी को मिला देंगे तो पी सी कितना था 67, और पी से डी को अगर मिला दे तो पी डी हो गया। इसी का वैल्यू आपको निकालना है, तो मान लीजिए ये x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब ऐसा डायग्राम आपको कहीं दिखे तो इसमें ये होता है कि इसके डायगोनली आपको देखना है। इधर से अगर देखें तो पी डी पी बी, यानी दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना आपको, तो पी डी, ठीक है, पी डी का स्क्वायर प्लस इधर हो गया पी बी का स्क्वायर, बराबर उसी तरह इधर भी डायगोनली आपको देखना है। तो पी ए पी सी, यानी पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर, ये कंडीशन होता है, ये आप इसे याद रखिए अगर आपको मालूम नहीं है तो। बस इसमें वैल्यू रखिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ 8 है, अगर इसका स्क्वायर करें तो 4 आ रहा है इकाई अंक, तो इकाई अंक 2 जगह 4 आ रहा है, तो रूट के अंदर 4 आएगा, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा आंसर होगा, तो इकाई अंक से पॉसिबल नहीं है, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा। आप यहाँ पर वैल्यू रखिए, तो पी डी का निकालना है तो इसको पी डी ही रहने देते हैं, प्लस पी बी का स्क्वायर, पी बी कितना है भाई, पी बी 61 है, तो 61 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर पी ए कितना है 94, तो 94 का स्क्वायर, और प्लस पी सी कितना है 67, तो 67 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करना आपको, तो ये देखिए पी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 94 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौके 16 बचा 1, 9 चौके 36 दूना 72, 1 73 बचा 7, 9 का स्क्वायर 81 7 88, यानी 8000
836 आ गया 94 का स्क्वायर। और इसका स्क्वायर छोड़ दीजिए, इसको हम लोग क्या करेंगे 67 का स्क्वायर और 61 का स्क्वायर इस तरफ ले आके माइनस में हो जाएगा। तो इन दोनों में जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे। तो क्या होगा वैल्यू 88 36 तो आएगा ही, प्लस एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 67 और 61 128 गुना एक बार घटा दीजिए तो 6 आएगा। तो 88 36 प्लस ये कितना आ गया 12 छः के 72 यानी 720 और इधर 48 तो 768 आ जाएगा। तो जोड़िए इसको 88 7 95 और इधर 90 और 14 तो 95 100 इधर 196 104 आ गया। ठीक है, तो 96 104 जो है आया है पी डी का स्क्वायर। तो पी डी का वैल्यू कितना होगा, इसका वर्गमूल लेना होगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर 102 है, अगर इसका स्क्वायर करें तो 10,000 से ज़्यादा ही होगा, जबकि यहाँ पर वैल्यू जो है 10,000 से कम ही आया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। ये दोनों नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का इकाई अंक अलग अलग है। स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, जबकि यहाँ पर क्या है 4 है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 संख्याओं का औसत 56 है, उनमें से 4 संख्या ये है, तो 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि 5 का औसत 56 है, तो योग निकालने के लिए टोटल 5 से गुना कर देंगे। तो ये कितना होगा 250 प्लस 30 280 होगा। इन 280 में से ये 4 संख्याओं का योगफल घटा दीजिए चारों को जोड़ के। तो 30 40 70 30 120 हो गया। इधर 4 6 10 5 15 120 प्लस 15 135 हो गया। घटा देंगे इसको तो 100 इधर 45 तो 145 जो आपका आंसर होगा, यानी 5वीं संख्या यही है। आगे बढ़ते x का संभावित मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए x की पावर क्या है 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको छोटा कर लेंगे। मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर क्या है y है। अगर एक्स स्क्वायर बराबर y इसमें रखेंगे तो क्या वैल्यू बनेगा, तो वैल्यू बन जाएगा y का स्क्वायर माइनस 17y प्लस का 60 बराबर 0। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालिए, तो उसके लिए क्या करना होगा बीच वाले पद को इस तरह से तोड़ना होगा कि गुना करने के बाद 60 एक्का 60 के बराबर हो जाए और जोड़ने या घटाने के बाद माइनस का 17 हो जाए। तो आप कहेंगे माइनस का 12 और माइनस का 5 जोड़ने के बाद माइनस का 17 गुना करने के बाद प्लस में 60 आएगा। लेकिन ये जो है आपका आंसर नहीं होता है। तो आंसर क्या होता है, उसके लिए चिन्ह बदलना होता है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा -12 है तो प्लस में 12 आएगा और 5 भी प्लस में आ जाएगा। यहाँ पर रख दीजिए एक्स स्क्वायर बराबर y माने थे, तो एक्स स्क्वायर बराबर y का वैल्यू 12 ले लेंगे एक बार। तो x बराबर कितना होगा प्लस माइनस रूट 12। ऑप्शन में देखिए केवल माइनस के साथ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस भी रहता तो भी आंसर होता और प्लस माइनस के साथ भी रहता तो भी आंसर होता। आगे बढ़ता, एक बूस्टर पंप का उपयोग, कैसा पंप, बूस्टर पंप का उपयोग टैंक भरने के साथ साथ खाली करने के लिए भी किया जा सकता है। टैंक की क्षमता 1800 मीटर क्यूब है। टैंक को खाली करने की क्षमता इसकी भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब प्रति मिनट अधिक है और पंप को टैंक को खाली करने के लिए टैंक को भरने की आवश्यकता से 6 मिनट कम की आवश्यकता होती है। मीटर क्यूब प्रति मिनट में पंप की भरने की क्षमता क्या है। ठीक है, देखिए हम लोग मान लेते हैं कि जब ये पंप भरता है यानी फिल करता है तो इसका एफिशिएंसी क्या है x है, और जब ये खाली करता है यानी एम्प्टी करता है तो इसका एफिशिएंसी क्या है x प्लस 10 है। क्योंकि यहाँ कह रहा है जब ये खाली करता है तो उसका ये 10 मीटर क्यूब प्रति मिनट अधिक होता है रेट, तो 10 अधिक हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए टैंक का टोटल कैपेसिटी 1800 है। अगर इफिशियंसी इसका खाली करने वक्त ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें कम टाइम लगेगा, तो ज़्यादा टाइम किसको लगेगा भरने वक्त, तो भरने वाला इफिशियंसी से यहाँ डिवाइड करेंगे और फिर 1800 कैपेसिटी वाला टैंक को इससे खाली करवाएंगे x प्लस 10 के इफिशियंसी से। ठीक है, तो इसमें जो टाइम लगेगा और इसमें जो टाइम लगेगा इन दोनों का डिफरेंस ये होगा ये 6 मिनट। यही चीज़ कह रहा है सवाल में। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए क्या करिए, क्या इसको गुना करके सॉल्व करेंगे, नहीं ऑप्शन देखेंगे। देखिए सबसे आसान ऑप्शन 50 से रखना, 50 रख के आप चेक करिए 50 से ये कट रहा है कितना बार में 36 और यहाँ पर 50 10 60 होगा, 60 से ये कट रहा है 30 बार में। अब देख रहे हैं 36 माइनस 30
बराबर 6 हो रहा है, 6 यहाँ चाहिए भी, तो ये जो है 50 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू क्या है, 50 ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक गांव की जनसंख्या 1,10,000 थी। पहले वर्ष इसमें 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, निकाल लीजिए। सिंपल सा सवाल है, 1,10,000 है, 5% का फ्रैक्शन 1/20 यानी 20 पर 1 का वृद्धि है, तो वैल्यू क्या बन जाएगा, 21/20। उसी तरह से 30% का 3/10, तो 10 पर 3 का वृद्धि, वैल्यू बन जाएगा 13/10। कटा दीजिए इसको, 2 जीरो तो कटेगा ही, और 2 से ये कट जाएगा 550 बार में। अब नहीं कटने वाला, लास्ट में केवल एक जीरो आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो केवल गुणनफल में आएगा। उसके बाद 5 1 का 5 दिया 15, 5 रहेगा इकाई अंक। आगे बढ़ते, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 70 और 96 सेंटीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1488 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दिया है, तो ऊंचाई को मान लेते हैं h है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, 2 इंटू एल बी, तो एल इतना है, बी इतना है, तो 70 गुना 96 हो जाएगा, प्लस बी एच यानी 96 गुना एच, 96 h हो जाएगा। उसके बाद एच एल, तो एल 70 है, एच है, तो 70 h हो जाएगा, बराबर 1488 कर देंगे। 2 से कटा देंगे, यहाँ पर 744 आ जाएगा। अब देखिए ये गुना करना है, तो अगर ये गुना कर लें तो 900 से 6300 यानी 7000 करीब हो रहा है। यहाँ पर 700 है, उधर जाके घटेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 7 16 166 h। तो इस तरफ का वैल्यू तो नेगेटिव है, यानी h का वैल्यू जो भी होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होता है, नहीं देना चाहिए ऐसा डेटा सेट करके। लेकिन अगर आप h का वैल्यू नेगेटिव में भी निकाल के इसको सॉल्व करने लगेंगे तो आपको इतना आंसर आ जाएगा, क्योंकि विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला √L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि h अगर नेगेटिव आता है तो इसका स्क्वायर यहाँ पर पड़ रहा है, तो ये वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव आंसर आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर भी सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। आगे बढ़ते, यदि 3tan a बराबर 4 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, 1 माइनस सेक 1 प्लस सेक, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये वैल्यू हो गया 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, और नीचे उसी तरह से 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और आइडेंटिटी हम लोग क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर होता है, यानी ये उल्टा माइनस से गुना करके यहाँ पर लिखा हो गया। तो माइनस हम लोग कॉमन लेंगे, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, जिसका वैल्यू क्या होता है, टेन स्क्वायर, तो ये टेन स्क्वायर ए हो गया। उसी तरह नीचे भी माइनस कॉमन लेंगे और हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, तो माइनस तो कट ही जाएगा, 10/कॉट का स्क्वायर का वैल्यू आपको देना। तो देखिए 10 एक अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, 4 तो है ही, ये 3 इस तरफ आके नीचे 4/3 इसका वैल्यू है। कॉट का क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 3/4 होगा। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो ऊपर आएगा 4/3 का स्क्वायर, जिसको आप बोल सकते हैं क्या, 16/9, और नीचे इसका रेसिप्रोकल 9/16, तो 16 गुना 16 ये हो जाएगा 256। इस तरह से आप लिख सकते हैं समझने के लिए, ये नीचे वाला जब फ्रैक्शन पलट जाएगा, 256 ऊपर नीचे 81, ऑप्शन नंबर 3 में है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, दो नल एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 36 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी का 2/3 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, आसान सवाल है, ठीक है, ले लिए हैं इसलिए कि आपका रिवीजन हो जाए। तो पहला नल मान लेते हैं ए है जो 3 घंटे में भरता है, दूसरा नल बी है जो इसको 36 घंटे में भरता है, और तीसरा नल क्या है, सी है जो खाली करने वाला है, 4 घंटा में खाली करता है। तो टैंक का टोटल कैपेसिटी इन सब का एलसीएम 36 हो जाएगा, 3 से 12, 36 से 1, 4 से 9, तो ये खाली करने वाला है, माइनस में लिख दिए। अब कह रहा है तीनों को एक साथ खोला जाता है और भरना है 2/3, टोटल 36 है, इसका अब 2/3 निकालेंगे तो कितना होगा, 2/3, 3 से 12 बार में 12 दूना 24 यूनिटी भरना है। किसको भरना है, तीनों को साथ में, तीनों जब साथ में काम करेगा तो ये 12 भरेगा, ये 1 भरेगा 13, उसमें 9 जो है सी खाली कर देगा, तो 13 में 9 घटाएंगे 4, तो 4 से
टोटल एफिशिएंसी को डिवाइड कर देंगे तो 6 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का चाप वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आसान सवाल है, बस आपको समझना है। हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे इस तरह का। ठीक है, देखिए कितना अच्छा वृत्त बन गया है। अब इसमें क्या दिया है, इसमें इसका व्यास दिया है 14। अगर व्यास 14 है, ठीक है, ये केंद्र मान लेते हैं, तो इस तरह का जो है एक त्रिज्यखंड भी बना लेते हैं। त्रिज्यखंड का जो कोण है वो है 120 डिग्री का, और इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा क्योंकि व्यास इसका 14 है। तो देखिए अगर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो कितना होगा, हम लोग क्या जानते हैं, अगर रेडियस 7 रहता है तो क्षेत्रफल 154 होता है और परिधि 44 होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर पूरा क्षेत्रफल इसका 154 है तो हमें निकालना कितना का है, 120 डिग्री का, और टोटल कितना होता है केंद्र पर का कोण 360 डिग्री, तो 360 से डिवाइड कर देंगे, यानी 360 में 120 का ही आपको निकालना है इस एरिया का, ये जो त्रिज्यखंड है। ठीक है, तो कटा देंगे एक बार में, ये 3 बार में, 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ठीक है, 154/3 लिखेंगे, 3 पचे 15, 3 एक्का 3, 1/3, 51 सही 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको हमने नहीं कटाया है। आगे बढ़ते हैं। दो घनों जिनके कोरों की लंबाइयाँ क्रमशः x और y हैं, ये परिमापों का योगफल 300 सेंटीमीटर तथा कोरों x और y का गुणनफल 156 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोनों के घनों का आयतन का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम सवाल कर लिए हैं, फिर भी एक बार कर लेते हैं। ठीक है, देखिए x अगर भुजा है तो परिमाप कितना होगा, 4x होगा। अगर y भुजा है तो परिमाप 4y होगा। 4 दोनों में आ रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा x + y, और दोनों के परिमापों का योगफल 300 है तो बराबर 300 कर देंगे। 4 से इसको कटा दीजिए, 75 बार में कट जाएगा। अब x और y का गुणनफल 156 यानी x y बराबर 156 है। हमसे घनों का आयतन पूछ रहा है, तो क्या होगा, देखिए अगर भुजा घन का x है तो आयतन क्या होगा, x का क्यूब, और भुजा अगर y है तो आयतन क्या होगा, y का क्यूब। तो दोनों का योगफल पूछ रहा है, तो ये देखिए फॉर्मूला नहीं बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वैल्यू रख दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। फॉर्मूला होता है x + y का होल क्यूब माइनस का 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब देख सकते हैं यहाँ पर x + y यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी x + y जो है कॉमन है, तो जो भी आंसर होगा वो ये x + y का मल्टीपल होगा, और x + y कितना है, 75 है। तो 75 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, 25 का मल्टीपल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 75 में 3 × 25 है, तो 25 से कटने के लिए लास्ट अंक 25 से कटना चाहिए, तो यहाँ पर 25 है, तो 25 का मल्टीपल है ऑप्शन नंबर 3 केवल, बाकी कोई भी ऑप्शन 25 का मल्टीपल नहीं है। यहीं पर आप आंसर देके आगे बढ़ सकते हैं। वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी हो रही है तो 200% का ब्याज है। हम आपको पहले कई बार बताएं, मान लीजिए 2 गुना हो रहा है तो 100% का ब्याज, यानी जितना गुना हो रहा है उससे एक कम में 100%। अगर 8 गुना हो रहा है तो 700% का ब्याज मिल रहा है। यहाँ पर 3 गुना है तो 200%, तो 200% का ब्याज है कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। तो 8 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का जो है आपका रेट निकलेगा कितना, घटाने के बाद 25। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। आगे बढ़ते, रीना, नवीन और अर्पिता ने क्रमशः 5, 6, 13 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें 36,400 का लाभ प्राप्त हुआ, जो उनके कुल निवेश का 14% है। नवीन ने कितना निवेश किया। ठीक है, देखिए ये जो लाभ है कितना है, 36,400, ये क्या है, ये उसके टोटल इन्वेस्टमेंट का 14% ही है, यानी ये 14% का वैल्यू है। अगर हम लोग 100% का निकाल लें तो यही उसका टोटल क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो कटाइए, 14 से ये कट जाएगा, 14 दूना 28, 84 व 4 के 84, 2600 गुना 100 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2,60,000। इतना है टोटल निवेश, जिसमें किसका पूछ रहा है, नवीन का। नवीन का देखिए कौन सा है, 6 यूनिट का, तो 6 यूनिट का आप निकाल दीजिए यहाँ पर, 6 से गुना करके, और नीचे टोटल आएगा जोड़ के, 13, 6, 19, 5, 24। तो 6 से 4 बार में कटेगा, 4 से इसको कटाएंगे तो 4 पंचे 20,
ये 4 6 के 24, 4 पंचे 20, यानी 65,000 जो है इसको कटा के आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, एक कक्षा के 2 वर्ग ए और बी हैं, जिनमें क्रमशः 22 और 44 विद्यार्थी हैं। यदि वर्ग ए का औसत 40 है और वर्ग बी का औसत 37 है, तो पूरी कक्षा का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह के भी सवाल हम लोग इसी वीडियो में कर चुके हैं और पहले भी कई बार किए हैं। आप इसको डेविएशन से आराम से ओवरऑल एवरेज निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, आप अपने से इसको ट्राई कर लीजिए। आगे बढ़ते, इसका सरलीकृत मान ज्ञात करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले कोष्टक का कितना हो रहा है, 30 और 12, ये हो गया 42। ये दोनों को जोड़ लीजिए, प्लस वाला को, 83 प्लस 285 कितना होगा, 28 8 36, 360 और 8, तो 368 हो गया। उसमें आपको ये गुना करके माइनस करना है, यानी 42 गुना 6, तो 6 चौक 240 प्लस 12 252 हो जाएगा। घटा दीजिए इसको 6, तो ऑप्शन में एक आएंगे 6, तो आगे घटा लेते हैं, यहाँ पर एक आएगा और यहाँ पर एक, 116। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, तो ये लास्ट सवाल था। इसी के साथ हम लोग 20 जून 2025 के तीनों शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए हैं और इनमें वही सवाल शामिल थे जो इम्पोर्टेंट थे और रिपीटेड नहीं थे और ना ही ज़्यादा आसान थे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।